अगर आप भी बैटल ऑफ बोर्ड्स मार्च 2025 को फेस करने वाले हैं और आपके दिमाग में अभी भी कोई प्लान नहीं है कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को एक लास्ट लेवल तक लेके जाएं ताकि आखिरकार हमें कोई रिग्रेट ना रहे और अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रहे, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं आज के टॉपिक जो कि है हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025 जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स, उसके बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से आप वो प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही छोटे लेवल से। तो सबसे पहले आई एम श्योर आपको पता ही होगा, जो हमारी डेट शीट है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दी है। तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और आई एम श्योर 12th के भी उसी टाइम से हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने एग्जाम्स की डेट को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि कौन से एग्जाम में कितनी कितनी छुट्टियां हैं। ठीक है, आमतौर पे मैं क्योंकि मैथ्स का टीचर हूं तो आई विल डेफिनेटली से जो आपका मैथ्स का एग्जाम है वो आपके लिए, आपके पास चाहे आप 10th में है तो आपका 10 मार्च को है, और अगर आप 12th में है तो आपका 8 मार्च को है। तो आपके पास काफी सारा टाइम तो है, बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपके पास टाइम काफी ज्यादा आता है तब हम लोग काफी लीनियंसी दिखाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको लीनियंसी बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो इसके से पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज आती है कि जब भी आप किसी एग्जाम को जब फेस करने जा रहे हैं, शॉर्ट अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में है तो आपको स्टैंडर्ड की वेटेज और बेसिक की वेटेज आपको दोनों की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज आपकी वेटेज जो बता दूं, जो कि होती है यूनिट वाइज, आई एम श्योर चैप्टर वाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, लेकिन हमारे पास यूनिट वाइज वेटेज होती है। तो यूनिट वाइज वेटेज के लिए देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में कौन सा यूनिट आता है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम जो है आपका चैप्टर 1 ही आता है, उसमें रियल नंबर्स आता है जो कि आपका 6 मार्क्स का। देन आपके पास आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, दैट मींस आपका पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी, ये सारा मिला के आपका अलजेब्रा बनता है और ये आपके पास 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अकेला चैप्टर है, पूरा यूनिट क्रिएट करता है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7, जो अकेला ही यूनिट है और 6 मार्क्स का देखने को मिलता है आपको, और चैप्टर नंबर 7 था ये। नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री में आपके पास 2 ही पार्ट्स आते हैं, एक आता है आपके पास ट्राइंगल्स एंड सेकंड वन इज योर सर्कल्स। ट्राइंगल्स इज चैप्टर नंबर 6 और जो सर्कल्स है वो आपका चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, वो 15 मार्क्स का है। और आगे बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आ जाता है, जहां पे चैप्टर 8 आपको पता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और वहीं चैप्टर 9 जो है, जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर आप यूं कहें तो हाइट ऑफ डिस्टेंस के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट आती है मेंसुरेशन की बारी। तो मेंसुरेशन में आपको पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि चैप्टर 11 है, और चैप्टर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो है। नेक्स्ट स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आपका आखिरी यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 7 और इसकी वेटेज 11 मार्क्स की है। वही मेंसुरेशन की आपके पास वेटेज 10 मार्क्स की है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एक टारगेट सेटअप कर लेना चाहिए। मींस अगर मैं चाहता हूं मैथ्स में 95% सिक्योर करना, तो आपके जो टारगेट होने चाहिए वो हमेशा 5 से 10% ऊपर होनी चाहिए जितना आप सिक्योर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपना टारगेट ही लो रखेंगे तो आपका जो विल पावर है वो इतना ज्यादा नहीं करेगा, मतलब आपका जो जितना टारगेट है उतना अचीव होना दैट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि जितना हमने सपोज किया उतना ही। तो हमेशा मान के चलिए जितना भी आप सिक्योर करना चाहते हैं उससे टारगेट हमेशा ऊपर रखिए, ताकि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं भी हो पाए तो जितना आपने सपोज किया आप उतना तो अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर्स में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आई एम श्योर आपने कभी भी ध्यान से नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक का पेपर होता है वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आएगा। दैट मींस क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे बेसिक पेपर में। दैट मींस 80 मार्क्स का पेपर है तो 60 मार्क्स का आपके पास ऐसा रहेगा पेपर जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको पूछा गया होगा, जो सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड होगा और थोड़ा बहुत रिमेंबरिंग पार्ट होगा। वहीं मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड में ये जो डायरेक्ट पेपर है ये जस्ट 43 मार्क्स का है। दैट मींस उनका जो पीछे बचा हुआ जो पेपर है वो सारा का सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाला है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपका 50% रहेगा स्टैंडर्ड में। और वहीं मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक में ये थोड़ा सा कम हो चुका है, यू कैन से इजिली ये 25 to 30% ही रहेगा, या यू से ज्यादा 35% ही रहेगा।
बाकी बात करूं तो मैं स्टैंडर्ड को 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट मीन्स उनका जो पीछे का 37 मार्क्स बचता है वो सारा का सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये थी बात हमारी वेटेज को लेके और एग्जाम पैटर्न को लेके कि किस तरह से आपको पेपर देखने को वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं ये जो क्लास 10th के बच्चे हैं या फिर क्लास 12th में आप दोनों में हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले नंबर 1 यहां पे हमारे पास जो आती है बात, वो आती है कि आपके पास दिसंबर जो अभी करंट मंथ चल रहा है इसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दिसंबर महीने के में जैसे आप जानते हो कि आम श्योर 4-5 दिन रह गए आपके पास दिसंबर मंथ के, तो आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम आप कोई नई चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप 4-5 दिन में इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, जो भी आप न्यू अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप इसे अभी इस दौरान पढ़ सकते हैं। जनवरी के महीने में आप कभी भी न्यू टॉपिक को हाथ मत लगाइए। आई मीन टू से दैट, न्यू टॉपिक का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई बुक कंसल्ट करते हैं जिसको आपने अनटच्ड किया हुआ, जैसे मान लीजिए आप जस्ट से आई एम सेइंग, आई एम नॉट नेमिंग एनी बुक, आप कोई बुक है जो जानी मानी है, सब जानते ही हैं। ठीक है, अगर आप उस बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप जनवरी महीने में वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप एक्स्ट्रा बुक आपने लगा के रखी हुई है, आमतौर पे जो बच्चे करते हैं प्रैक्टिस उसकी, वो आप दिसंबर तक ही करिए। उसके बाद आप क्या करिए, स्विच हो जाइए। दिसंबर के बाद आपको अपने स्विच मोड कर लेना है और वो स्विच मोड ये रहेगा रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। इस रिवीजन के दौरान में अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो ही आप जाके उस हेल्प बुक को देखिए, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इस जनवरी के महीने में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले जो नंबर 1 चीज आती है जो आपके पास होनी चाहिए यहां पे, दैट इज योर कंसेप्ट क्रक्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, कंसेप्ट क्रक्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका क्लास 10 है या फिर आपका क्लास 12 है। आपको करना यह है कि एक नोटबुक की बजाय आपको अपनी जितने भी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग एक प्लेन पेपर A4 साइज शीट लेनी है और उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लाइकवाइज आपको सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट मैप लिख लेने हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको यह चीज होगा कि वो कंसेप्ट मैप जो रहेंगे उसमें सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, क्रक्स रहेगा, और आपको बार बार नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आमतौर पे ये होता है कि आप नोटबुक पे लिखते हैं उसको और नोटबुक कहीं आपके पास 2-4 नोटबुक बन जाती हैं, मतलब 13-14 चैप्टर्स को आप 3-4 नोटबुक में लिखते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्रक्स बार बार ढूंढना पड़ता है जिससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब पेपर पे लिखेंगे तो उसको एक फाइल में डाल दीजिए और गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। आपको डेली के डेली वो सारे के सारे कंसेप्ट मैप देखने हैं ताकि आपकी जो रिमेंबरेंस है, जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आपकी रिमेंबरेंस पे क्वेश्चन 40% तो कहीं नहीं गया आपका। ठीक है, बेसिक में तो आपका 75% है और वहीं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 50% तो आपका सीधा सीधा कहां पे चला गया, सीधा सीधा आपके पास रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग में चला गया। वहीं मैं बात 12th क्लास की करूं तो वहां पे भी आपका रिमेंबरेंस पे बेस पे आपका कुछ परसेंटेज रहता ही रहता है। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्रक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मुला आता होगा आप फॉर्मुला डायरेक्ट अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। पर कंसेप्ट क्रक्स का वीडियो आपको क्लास 10 के लिए मिल जाएगा, क्योंकि क्लास 10 के मेरे ज्यादा यूजर्स हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन क्लास 12 क्योंकि हमारा इतना ज्यादा यूजर नहीं है बेस, तो इसलिए मैंने क्लास 12 का ज्यादा नहीं डाला हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास 10 वाले तो यहां से आपको आई बटन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कंसेप्ट क्रक्स का प्लेलिस्ट खोल के सारा का सारा आप पेन डाउन कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा पेन डाउन करने के बाद आपको उनको संभाल के रखना है एंड गो थ्रू इट एवरी डे। ठीक है, जो आपको करना है। नेक्स्ट दूसरी बात आती है जनवरी के महीने में आपको ये तो जो कंसेप्ट क्रक्स है ये तो मैं कहूंगा आप दिसंबर में ही बना लीजिए। ठीक है, जनवरी के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। अब जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में आपके जितने भी SQP PYQs जो कि आई एम श्योर आपने किए होंगे, SQP PYQs और जो आपके आते हैं मतलब प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 जो आई एम श्योर आपके स्कूल्स में हो ही चुका होगा। ठीक है, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को देखना है और खाली वही नहीं देखना, आपको ये एनालाइज करना कि कौन सा कंसेप्ट क्रक्स के कौन सा कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में, वो आपको याद रहना चाहिए। और आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपको बुक में आता है, जो भी PYQ या SQP में आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से वाले चैप्टर से लिंक कर रहा है और इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जाके कंसेप्ट क्रक्स का सही मायने में यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कंसेप्ट मैप बनाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, आपको प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 जो आपके ऑलरेडी स्कूल्स में हो चुके हैं, तो उनको आपने बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं दिखाना है वहां पे, तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। यू शुड गो थ्रू इट एंड ऑल्सो थ्रू द PYQs एंड SQPs सो दैट आप लेटेस्ट पैटर्न से क्या रहे,
लेटेस्ट पैटर्न से आप लोग लेटेस्ट अवेयर रहे, तो ताकि आपको लेटेस्ट पैटर्न पता हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता लगेगा कि आमतौर पे जो अभी नया पैटर्न है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको पी वाई क्यूज भी ज्यादा पुराने नहीं देखने, आपको जस्ट 2024 और 2023 उसके बियॉन्ड आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे के देखेंगे तो आपका जो कॉम्पिटेंसी का पैटर्न है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं क्या करूं, हमारे पास यहाँ पे हेल्प बुक की। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि कौन सी हेल्प बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, आपके पास इस टाइम जो भी हेल्प बुक है आप उसी से काम चलाइए फिलहाल, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा, आपको एसक्यूपी, पीवाईक्यूज और अगर आप थोड़े अपने प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 के पेपर्स लेते हैं और आप साथ में कंसेप्ट क्रक्स को यूज करते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे आजकल क्या है, इंटरनेट पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जो क्या करता है, आप कंटेंट तो काफी सारा इकट्ठा कर लेते हैं, बट जब उस कंटेंट को जब क्या आती है, कंज्यूम करने की बारी आती है, तो आपको समझ नहीं आता कि ये वाला कंटेंट कंज्यूम करूं या फिर ये वाला कंटेंट कंज्यूम करूं। तो उससे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और एट द एंड आपको समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा वाला कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना रिसोर्स को रिफाइन कर लीजिए, अपना रिसोर्स शुड बी लिमिटेड। तो रिसोर्स लिमिटेड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप एसक्यूपी, पीवाईक्यूज, कंसेप्ट क्रक्स और अपना प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 का पेपर, और आपके पास कोई हेल्प बुक पड़ी है तो उसी हेल्प बुक से काम चलाइए, न्यू नहीं करिए। क्योंकि अगर आप नहीं खरीदेंगे, कल को आपको कोई और पर्सन कहेगा कि ये वाली हेल्प बुक खरीदो, उसमें से ज्यादा बोर्ड का पेपर आता है, तो आप वो खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी तैयारी में डिले ही आ रहा है और आपके दिमाग में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सो मेक श्योर दैट अपना जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा कंफाइन कर लीजिए, रिसोर्स शुड बी लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की आजकल कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट आ चुका है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि रिसोर्सेज ज्यादा आने की वजह से आप जो स्ट्रेस लेते हैं अपने माइंड में और जो पैनिक सिचुएशन करते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाते जिस लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं क्लास 10 के लिए, हमारे पास असर्शन रीजन का ऑलरेडी वीडियो पड़ चुका है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। तो एमसीक्यूज के मैं लाइव वीडियोस लाने की भी सोच रहा हूं, जो कि हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के अंदर। जैसे आप ये वीडियो देखते हैं, 1-2 दिन के अंदर हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यूज की और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि मेरे एंड से जो भी आपको रिसोर्स फीड होना वाला है, जो भी हमारे चैनल पे हैं यूजर्स, जो चैनल से ही रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि लाइव वीडियोस के जरिए आप जरूर कंज्यूम करिए इस मटेरियल को। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि जब ये सब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि काफी सारे टॉपिक्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पेन डाउन जरूर कीजिए, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसको पेन डाउन जरूर कीजिए, खाली देखिए ना। ऐसा नहीं हो आप इस टाइम विंटर का वेदर है तो आप बिस्तर में पड़े हुए इस वीडियो को जस्ट देखे ही जा रहे हैं। यू शुड नीड टू सॉल्व इट ऑल्सो, क्योंकि मैथ सॉल्व किए बिना नहीं आता है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर दैट जो भी चैप्टर है उसका कंसेप्ट क्रक्स आपके सामने रहना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि ये टॉपिक इस चैप्टर का था और इस टॉपिक में हमने ये वाला कंसेप्ट क्यों लगाया, वो आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हम लोग किस तरह से सॉरी कि जब ये सब हो जाए तो हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की रहनी चाहिए। ठीक है, क्या हमें कुछ और करना चाहिए। देखिए ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, आप जितना ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर सकते हैं उतनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि एट दी एंड अगर आप रिविजन नहीं करते हैं, जो भी आपने चीजें बना के रखी है आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो फ्रूटफुल नहीं रहने वाला। तो रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी मैंने आपको कहा दिसंबर के महीने में, दिसंबर तक आप जितना पढ़ चुके हैं, मतलब जितना भी आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको कंसेप्ट मैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको चैप्टर वाइज बना लेनी चाहिए। नॉट फॉर ओनली फॉर मैथ्स, आप फिजिक्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स में आप जानते हैं चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज आपके फॉर्मुलेज होते हैं, दैट यू शुड राइट ऑन पेपर, सो दैट यू शुड रिमेंबर कि कौन सा वाला टॉपिक कौन से चैप्टर का है और कौन से यूनिट के अंदर आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जनवरी में हम लोग ये करेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद जब फेब में आएगा तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, मतलब एग्जाम से पहले जो आपके पास 10 दिन आएंगे उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए आ जाएगा। जैसे ही आपका 28 को पेपर हो जाएगा तो आपके पास एक जो आपकी 9 छुट्टियां हैं उसमें आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा आपके पास। फिलहाल के लिए तो था कि आप जनवरी किस तरह से प्लान करें, ताकि आप एक अच्छा बढ़िया सा स्ट्रैटेजाइज कर सकें, अपने दिसंबर मंथ को अच्छे बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकें अपनी स्टडीज के लिए, ताकि कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहें और उसको बढ़ाए ना। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी,
ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि आपकी पैनिक सिचुएशन जो होती है, जो परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेशन जो होती है, वो बढ़ती ही है इवन। ठीक है, तो चलिए इस रिसोर्सेज को लिमिटेड करने की बात तो हम कभी और करेंगे। फिलहाल के लिए आपको यही बताना था, जो वीडियो का एजेंडा था, कि हाउ टू प्लान योर जनवरी फॉर द बैटल ऑफ बोर्ड्स। तो बैटल ऑफ बोर्ड्स में जा रहे हैं तो एक वॉरियर की तरह जाइए, ना कि एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की तरह। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा कि जो भी मैंने इसमें चीजें बताई हैं आप जरूर से उसको इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, और खाली लिखिए मत, उसको जरूर से जरूर रिवाइज भी करिए साथ में, ताकि आपके लिए सारी चीजें सिंपल और इजी रहें। ठीक है, बाकी आपको मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है रिलेटेड टू मैथ्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं जरूर से उसका वीडियो बनाने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। और रही बात लाइव क्लासेस की, तो वो 1-2 दिन में आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई न्यू यूजर है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए कि जैसे ही मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे कोई मैसेज डालता हूं अबाउट लाइव क्लासेस, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जो लाइव क्लासेस रहेगी वो शाम के टाइम ही रहेगी। ठीक है, अराउंड 8 PM ही रहेगी। तो मेक श्योर करिएगा आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसा यूजर है जिसके ही काम की वीडियो नहीं है, ठीक है, तो जरूर से इसको अपने जरूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए। मतलब आपके अगर नोन में कोई भी भाई बहन जो भी हैं, या फिर सिबलिंग फ्रेंड जो भी है, उनके तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी बैटल ऑफ माइंड्स, बैटल ऑफ बोर्ड्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकें, ताकि जो उनका एग्जीक्यूशन पार्ट है अपने मार्च वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि मैथ्स के एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी और एग्जाम्स हैं, उनके लिए अच्छा रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूं। आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो और आपकी जरूर हेल्प हो रखी होगी यहाँ पे। तो आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूं यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।